आदि ने भेजी सबसे ज्यादा एंट्री या आशीष कलावा ने मारी बाजी? बाड़मेर की भावना जीतेगी बड़ोदरा के संयम से या फिर महाराष्ट्र की त्रिशा हराएगी राजस्थान की वान्या को? बस अब थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। बिग फाइट में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में मौत के वायरस का कहर, हर तबका है परेशान, दुनिया के हर देश पर असर। कोरोना ने बाजार को बर्बाद करने में भी छोड़ी नहीं कसर। इंतजार की हो गई है इंतहा, इस दर्द भरी रात की होगी कब से है। जी हाँ, कोरोना वैसे तो हर आम और खास को प्रभावित करते नजर आ रही है। हर सेक्टर मंदी की चपेट में है, बाजार बेजार है, हर ओर हाहाकार है। लेकिन जो राजस्थान दिसंबर में रहता था सैलानियों से गुलजार, ट्रेवल इंडस्ट्री की आमदनी होती थी अपार, मरुधरा में आते थे सैलानी बेशुमार, करते थे नाहरगढ़ और आमेर का दीदार, होटल से लेकर हैंडीक्राफ्ट और क्लब बार से लेकर लोक कलाकार करते थे जिस गोल्डन मंथ का इंतजार। क्या गाइड, क्या ट्रेवल एजेंट, क्या इवेंट मैनेजर, हर कोई पावड़ों की अगवानी के लिए रहता था तैयार। लेकिन इस साल पर्यटन पर कोरोना की पड़ी ऐसी मार, थम गई टूरिज्म की रफ्तार, धरे रह गए इंतजाम, मेले, फेस्ट और इवेंट हो गए बेकार। इंडस्ट्री से जुड़े हर कोई हो गए हैं बेरोजगार। तो क्या मान लिया जाए सूबे में वेंटिलेटर पर है टूरिज्म? तो होटल है खाली, टूरिस्ट स्पॉट्स है सुनसान, पावड़े है नदारत, पर्यटन है हलकान। हालात है इतने बदतर कि टूरिज्म से जुड़ा हर शख्स है परेशान। हर किसी के जहन में बस यही सवाल है कि कोरोना ग्रहण में कैसे आएंगे मेहमान। बिग फाइट में बहस आज इसी मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन सिंह राजपुरा जी, राजपुताना हॉलीडेज के निदेशक संजय कौशिक जी, फॉरेन मनी एक्सचेंजर अरविंद मल्होत्रा जी, होटल व्यवसायी कुलदीप चंदेला जी, रेस्टोरेंट व्यवसायी गुरविंदर वृक्ष जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए और बातचीत में आगे बढ़े। सबसे पहले गुरविंदर वृक्ष जी, आप ही के पास, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने मार हर सेक्टर पर डाला है, हम ऐसा कह नहीं सकते कि कोई भी सेक्टर इससे बचा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात अगर टूरिज्म की जाए तो सबसे ज्यादा कमर कोरोना ने टूरिज्म इंडस्ट्री की ही तोड़ी है, और ऐसी तोड़ी है कि अब तक वापसी होना संभव लग नहीं रहा। क्या वजह है और आखिर कब ये तमाम चीजें सही हो पाएंगी, क्योंकि दिसंबर अब खत्म होने को है? इसके बारे में कहना कि कब ये चीजें खत्म हो पाएंगी बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से इस इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को, होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को और ट्रैवल ट्रेड को भी नुकसान पहुंच रहा है, इसके लिए मेरे हिसाब से जैसे बाकी स्टेट्स में भी है और जैसे कल बॉम्बे में भी अनाउंस हुआ कि नाइट कर्फ्यू, लेकिन टाइम उन्होंने रखा रात को 11 बजे से 6 बजे तक। इसी तरह अगर रेस्टोरेंट्स को और बाकी मार्केट को, जैसे ये छोटे छोटे दुकानदार भी हैं जो बेचारे शाम को अपना छोटे छोटे ठेले लगाते हैं और उनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, तो इस इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिल सकती है। और इसकी वजह से, क्योंकि सब कुछ 7 बजे बंद हो जाता है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि टूरिस्ट, जो लोकल टूरिस्ट भी आता था, वो भी बहुत कम हो गया है। तो इसे उठाने के लिए आई थिंक वी नीड टू टेक सम स्टेप्स। बिल्कुल बिल्कुल मदन जी, जिस तरीके से हमने इस पूरे कोरोना काल में देखा है, और एक आंकड़ा ये कहता है कि 21 दिसंबर 2020 तक पूरे अगर राजस्थान की बात करें तो लगभग 6 लाख सैलानी आए हैं यहाँ पर, उससे थोड़े और ज्यादा। लेकिन अगर बात 2019 की जाए तो लगभग 5 करोड़ 40 लाख सैलानी इस वक्त तक आ चुके थे। बड़ा डिफरेंस है, और कहीं ना कहीं इसी से पता चलता है कि असर किस हद तक रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजस्थान की जो बैकबोन है वो बोली जाती है टूरिज्म। आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखिए कि कितने परिवार, एक छोटा सा परिवार, बड़ा परिवार टूरिज्म पे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आप डायरेक्ट जोड़िए, इनडायरेक्ट जोड़िए, लेकिन जिस तरीके से अभी
सरकार की मैं तो ये कहूंगा कि एक सोची समझी प्रॉपर एक वो है ही नहीं, किस हिसाब से उन्होंने करा कि नाइट कर्फ्यू कर दिया। इधर आप कहते हो कि भाई टूरिस्टों के लिए स्पॉट खोल दिया आपने, आप जितने भी पर्यटन स्थल है वो खोल दिया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप ये तो विचार करिए कि रात को अगर कोई टूरिस्ट आता है उसको अगर एक नॉर्मल दूध की भी रिक्वायरमेंट है तो कोई ऐसा आउटलेट खुला नहीं है जहां कम से कम आप रेस्टोरेंट्स हैं या इस तरीके से जो मतलब आप ये मानते हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो प्रॉपर नहीं की गई हैं, क्योंकि नई नीतियां भी लाई गई लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल नई नीतियां लाई गई लेकिन वो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए कहीं नहीं लाई गई। ये तो एक द्वेषता हो गई कि दिन में तो व्यापार आपका खुला हुआ है, शाम को टूरिस्ट को जरूरत है भाई कम से कम खाना खाएगा या किसी रेस्टोरेंट में जाएगा वो, लेकिन आपने कहीं उसको दिया ही नहीं। और नाइट कर्फ्यू मतलब एक आपने इस तरीके से डरा दिया है कि थोड़ा बहुत हमारा लेकिन चलिए वापस आती हूँ आपके पास। संजय जी देखिए, सवाल ये भी है कि एक वक्त आया दीपावली से पहले का, हमने देखा कि तमाम चीजें ऐसी लग रही थी कि पटरी पर है, दीपावली में सब कुछ खुला, लेकिन अचानक कोरोना के मामले बढ़े और उसके बाद वापस ये निर्णय लिया गया। लेकिन इस निर्णय से कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, जो व्यवस्थाएं हुई वो प्रॉपर नहीं हुई, ऐसा आपको लगता है? और कहीं ना कहीं असर जबरदस्त पड़ रहा है इस इंडस्ट्री पर। बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान की अगर टूरिज्म, जैसे मदन जी ने भी कहा कि राजस्थान की जो एक लाइफ लाइन है टूरिज्म, लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। और इस वक्त जब अफरा तफरी रहती है, होटलों में जगह नहीं होती, पार्किंग के लिए जगह नहीं होती, ऐसे में पर्यटन पर एक ग्रहण है। और सरकार की जो नीतियां हैं उनमें कोई कहते ना सामंजस्य नजर नहीं आता, केंद्र सरकार का राज्य सरकार से, राज्य सरकार का अपने विभागों से, और उसका जो खामियाजा है, जो रहा जो पर्यटन जो क्षेत्र है वो भुगत रहा है। और मैं कहूंगा कि अगर सरकार अगर एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के चले तो शायद ये परिस्थितियां जो आज डोलड्रम्स में है सरकार में, जो कह सकता हूं मैं, उनसे कहीं ना कहीं निजात पाई जा सकती है। लेकिन सरकार के जो अपने अपने विभाग है, पर्यटन विभाग का या जो है और एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट्रेट का और अन्य विभाग जो है पुलिस वाले, इन सब में कोई सामंजस्य की कोई कमी नजर आती है। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ रहा है उन लाखों लोगों को जो इस इंडस्ट्री में बिल्कुल बिल्कुल वही है कि यार जब इस वक्त लोगों के पास पूरे साल इंतजार करते हैं, दिसंबर में पर्यटक आएगा, जो लोग जैसा मदन जी कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और सिर्फ 30% साल का एक ऐसा समय होता है जिसमें टूरिस्ट आता है, उस पर लोगों की आस बंधी रहती है। और ऐसे में जब इतनी खस्ता हालत में पर्यटन है तो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत अच्छी सिचुएशन है पर्यटन। बिल्कुल। अरविंद जी, 9 महीने लगभग और 20,000 करोड़ का नुकसान, बड़ा आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी लगता है कि दिसंबर और जनवरी एक ऐसे महीने के तौर पर जाना जाता है खास करके राजस्थान के लिए, जैसे कि तमाम गेस्ट भी यही कह रहे हैं। ऐसे में कैसे तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसा है जो आप लोगों के जहन में है कि ये चीज अगर होती तो व्यवस्था शायद और बेहतर हो सकती थी? बिल्कुल। देखिए, मेरे हिसाब से, देखिए मैं इस इंडस्ट्री में 22 साल से हूँ। फॉरेन एक्सचेंज की इंडस्ट्री में आज तक ये जो सीज़न दिसंबर और जनवरी का, इनफैक्ट संजय जी भी मेरे साथ में और बाकी भी इंडस्ट्री के जो मेंबर साथ में, ये हमारे लिए पीक सीजन होता था। इस टाइम पे हमें करेंसियाँ इतनी इजीली मिलती थी कि क्या कहते हैं, फॉरेनर्स का जो फैलाव आता था। और आज के टाइम पे सिचुएशन ये है कि हम छोटी सी छोटी करेंसी की शॉर्टेज है, क्योंकि जब तक फॉरेनर इंडिया में नहीं आएगा तो करेंसियां कहां से आएंगी, पहली बात। दूसरी चीज जो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है कि आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, दुबई और मालदीव जैसे देश, जहां पे उन्होंने लॉकडाउन के बाद में भी अगर आप उनके टूरिस्ट के फ्लो को देखेंगे तो वो पहले के मुकाबले और ज्यादा बड़ा है। उसका कारण ये है क्योंकि वहां पे उन्होंने चीजों को एक तरह से मटेरियलाइज करा है, उसको कंट्रोल करा है। और उसका फायदा ये हुआ है कि जितना टूरिस्ट जो इंडिया में आना चाहता था वो दुबई जा रहा है, यहाँ से लोग भी दुबई का जा रहे हैं। तो ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट को लानी चाहिए कि अगर, ताकि टूरिस्ट के ऊपर एक जैसा 31 दिसंबर से फ्लाइटें चालू हों, जिससे एक रिस्ट्रिक्शन जो है कि आप कोविड टेस्ट करा के जाएं, तो उससे बैठेगा और उससे जो करेंसीज और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर अगर वर्कआउट किया जाता तो शायद ये नुकसान कम हो सकता था, ये कह रहे। कुलदीप जी, एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं, कई बार उन्होंने ये कहा कि जो हमारे उत्सव हैं, जो मेले हैं, वो धरोहर है राजस्थान की, लेकिन इन सब के बीच तमाम मेले, तमाम उत्सव, ना जाने गिनती नहीं है, सब कुछ खत्म हुआ और कहीं ना कहीं इससे हलकान सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री के लोग हुए। देखिए, हमको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो आपने आज का टाइटल रखा है वेंटिलेटर पर टूरिज्म, जब वेंटिलेटर पे होते हैं या बेहोश हो जाते हैं तो उसका सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है? फर्स्ट एड होता है उसका। फर्स्ट एड के तौर पे इन्होंने रात को 7 बजे का कर्फ्यू लगा दिया। ये कर्फ्यू अगर 11 बजे लगता तो सांस ले सकते थे सब, क्योंकि बिजनेस थोड़ा चल पड़ा था, वो रुक गया। हमने कई सारे पत्र सरकार को लिखे हैं, अधिकारियों को लिखे हैं, सबको, अधिकारियों से मीटिंग भी हुई हमारी। सबको ये समझने की बहुत बड़ी जरूरत है कि टूरिज्म एक उद्योग है। 1989 में उसको उद्योग का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसकी सुविधाएं आज तक नहीं मिली। इट इज एन इंडस्ट्री विदाउट एनी फैसिलिटीज। 30,000
30% वर्कफोर्स जो है राजस्थान का वो टूरिज्म का है, 22% हमारा जीडीपी में हिस्सेदारी है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए प्लास्टिक जो बैन है उसकी फैक्ट्री को तो आप इंडस्ट्री स्टेटस देते हैं, और आप टूरिज्म जो इतना सारा बिजनेस करता है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, 30% वर्कफोर्स राजस्थान की टूरिज्म की है, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसके ऊपर सरकार को विचार करना पड़ेगा, नीति सुधारनी पड़ेगी। टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी एक तरह से डिसअपॉइंटेड है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। दोनों सरकारों ने टूरिज्म के लिए कुछ नहीं सोचा। यस, रिप्स की उन्होंने हमको दिया, जिन होटल्स ने इन्वेस्टमेंट किया है रिसेंटली उनको रिप्स का बेनिफिट मिला है, छोटे मोटे बिल हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही बार लाइसेंस फीस। बार लाइसेंस फीस बिजनेस है नहीं, बार लाइसेंस फीस वसूली जा रही है। इसके अंदर जो रियायत दी गई है, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान फीस जमा करा दी उनको 25% है, और जिन्होंने जमा नहीं करे उनको 50% है। इसमें कोई अनुपातिक वो नहीं है, इसका एक अनुपात तालमेल नहीं, इसको इनको बनाना पड़ेगा। बिजनेस बंद पड़ा है, फरवरी में फिर फीस जमा करानी है। सरकार जब तक 2 साल तक वेव ऑफ नहीं करेगी फीस, सरकार ने आरटीडीसी की भी तो फीस वेव ऑफ करी 100%। आरटीडीसी उनका बच्चा है, हम सौतेले हो गए, हमारी सरकार है, हम हमारी सरकार से तो मांगेंगे। तो हमारे को 2 साल का वेव ऑफ चाहिए, इसके लिए इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज चाहिए हमारे को। ट्रांसपोर्ट टूरिज्म है वो बिल्कुल डूबा पड़ा है, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, सब पार्किंग में खड़े हैं, धूल में हैं। उन सबको अगर 1-2 साल के लिए टैक्स माफ नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मतलब यही है कि तालमेल की कमी नजर आती है, और अगर तमाम चीजों पे वर्कआउट किया जाता तो स्थिति इससे बेहतर हो सकती थी। गुरविंदर जी, ये एक ऐसा वक्त है, दिसंबर जनवरी के वक्त में लोग अमूमन छुट्टियों पे रहते थे, रेस्टोरेंट वगैरह में लाइन लगी होती थी, होटल्स में रूम खाली नहीं होते थे, जो जगहें होती थी उसके लिए वेट करना होता था लोगों को। लेकिन स्थिति अभी बिल्कुल अलग है। शाम में 7 से 8 बजे के बाद जिस तरह से कर्फ्यू की बात है, असर रेस्टोरेंट पर भी जबरदस्त तरीके से पड़ा है, क्योंकि लोग रात में ही रेस्टोरेंट की तरफ रुख करते थे। जी, पहले तो कोरोना की वजह से लोगों और लॉकडाउन की वजह से लोग निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को थोड़ा ईज किया, लोगों ने आना शुरू किया। जब रेस्टोरेंट खुले तो लोग डर रहे थे रेस्टोरेंट में आने के लिए, बिकॉज कोरोना का एक भय था। पर धीरे धीरे आई थिंक लोगों के मन से वो भय खत्म होता जा रहा था और ये इंडस्ट्री पिकअप कर रही थी। और हम लोग ये मान के चले हैं कि हम लोग अपने 50 से 55% तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया, ये जो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, इसकी वजह से तो काम बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मदन जी, जो तमाम बातें सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सबसे ज्यादा असर नाइट कर्फ्यू का पड़ा है, और जो सरकार ने रियायतें दी हैं, क्या वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो रियायतें दी है वो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पेपर में दिए रियायतें भी कहीं आप देखते हो। मैं कहता हूँ गाइड के बात के ऊपर आता हूँ, या ड्राइवर हैं, जो छोटे लोग जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से, गाइडों की ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि कई तो इस इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं, और वो छोड़ रहे हैं तो वो बहुत अच्छे अनुभव के लोग जो 20-20, 25-25 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे थे, आज इस तरीके के जो अनुभवी लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाद में इस तरीके के लोग हमें वापस मिलेंगे। तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इस इंडस्ट्री को कि लोग छोड़ छोड़ के इस इंडस्ट्री को जा रहे हैं। संजय जी, क्या ये सच है? देखिए, जिस तरह से अभी जो स्थिति चल रही है, लोग इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं, जब एक वक्त के बाद वैक्सीनेशन की बात होगी और तमाम चीजें जब वापस ढर्रे पर आएगी, तो क्या लगता है बैलेंस करना फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग रहेंगे नहीं। और ऐसे में जो तमाम व्यवस्था, खास करके राजस्थान की हम बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज है पर्यटन, यहाँ पर वो बिल्कुल खस्ता हाल हो जाएगी। देखिए, जो पर्यटन है उसकी जो अभी आपको बता देता हूँ कि अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ पर कर्फ्यू है रात का और कहाँ पर नहीं है। जो बाहर से आने वाले थे, समझिए दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास से कोई भी अगर कोई आना चाहता है, उसको ये पूरा क्लियर नहीं है कि 7 बजे से कर्फ्यू बंद है। कभी अखबार में कहीं की आती है आज खुला है, आज बंद है। और मॉन्यूमेंट्स के लिए अभी मॉन्यूमेंट्स तो खोल दिए, लेकिन वहाँ पहुंचने के लिए जब वहाँ पे पहुंचता है तो मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ पर अगर आप, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि आपको यहाँ आने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो जो कोरोना सर्टिफिकेट है के लिए। सरकार की तरफ से कोई भी, अभी बहुत सारे लोग जो विदेश यात्रा से करके समझिए दुबई से कोई फ्लाइट आती है या बॉम्बे से आती है, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, उनका कोई चेकअप के लिए
उनको जरूरत पड़ेगी कि जो बाहर से जो कुछ उनको टेस्ट की रिपोर्ट लानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, या यहाँ से कोई ट्रैवल कर रहा है उसके बारे में क्लैरिटी जानकारी का मतलब जो कम्युनिकेशन का वे होना चाहिए वो भी मतलब सही नहीं है, लोगों के बीच सही जानकारी की भी अभाव देखा जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी साथ में मेरे ख्याल से सरकार को इतनी तो घोषणा करनी चाहिए कि भाई हम अप्रैल में, दिसंबर में, जनवरी में कोई ऐसी डेट करें कि भाई जिससे कि हम वीजा फैसिलिटीज शुरू कर देंगे या इंटरनेशनल फ्लाइटें जब शुरू करके, माना कि अभी वापस थोड़ा सा एक बुरा समय चल रहा है, लेकिन उसको अगर बीट अप करना है या उससे कम अप करना है तो हमको पहले से योजना बना के पड़ेगी। ये नहीं है कि कल से हमने हवाई जहाज शुरू कर दी तो परसों लोग आना, ऐसा भी नहीं होगा। लोगों में बहुत बड़ा एप्रीहेंशन है, बहुत लोगों में डर है, और उस डर को दूर करने के लिए पहले से योजनाएं बननी चाहिए। हाँ, ये क्योंकि वक्त लेगा अरविंद जी, जो तमाम चीजें नीचे गई है उसको ऊपर आने में वक्त लगेगा और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो जानी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो चीज़ें नीचे गई हैं उनको वापस व्यवस्थित करके करना पड़ेगा। जैसे संजय जी ने कहा कि क्या कहते हैं एयरपोर्ट्स पे काउंटर चाहिए, जिस तरह अगर कई कंट्रीज़ के अंदर क्या है कि जिस तरह सपोजिंग आप वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से कोविड की रिपोर्ट लेके जाते हैं, फिर वो वहाँ पे कोविड का टेस्ट करते हैं, अगर आपका नेगेटिव आता है तो आप कंट्री में अलाउड होते हैं, नहीं तो क्वारंटाइन करते हैं। उसी तरह जब एयरपोर्ट पर आप आते हैं, यहाँ पे इंडिया में आते हैं तो आपको वहाँ से रिपोर्ट लेके आनी होती है। तो ऐसी फैसिलिटीज़ को जिस तरह जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, मैं एक चीज़ मानूंगा कि डायग्नोस्टिक सेंटर की कुछ छोटी लैब्स अपने एयरपोर्ट्स पर बन जाएं ताकि इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्स, क्योंकि 2-3-4 दिन पहले कई वीडियोज आ रहे थे बॉम्बे एयरपोर्ट पे जिसमें यात्री परेशान हो रहे थे जो कि बाहर से आए थे, 7-8 घंटे उनको वहाँ पे रहना पड़ रहा था। तो अगर ये चीज़ें हों तो इससे ना हम पर्यटकों को और बुलाएंगे और लोगों को भी ईज़अप होगा कि इंडिया में आके उनको घूमने को मिलेगा, और जो एक आप ये कह सकते हैं कि एक बुरा समय चल रहा था वो अच्छे समय पे आएगा। मैं तो यही मानता हूं कि इनफैक्ट संजय जी से भी मेरी रेगुलर जब बात होती रहती है, मैं छोटा सा एक शब्द कहता हूं, गॉड इज काइंड, यानी भगवान हमको यहां तक लेके आ गए तो आगे टाइम आने वाला भी समय अच्छा होगा। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। कुलदीप जी, एक सवाल ये भी आता है कि वेंटिलेटर पर तो तमाम चीजें और तमाम व्यवस्थाएं दिख रही हैं, सरकार ने संजीवनी देने की भी कोशिश की है, कई जगहों पर हमने ये देखा है, हम खबरें भी पढ़ते हैं, चाहे वो जैसलमेर की बात हम करें या फिर कई अन्य जगहों पर हमने देखा है कि व्यवस्थाएं धीरे धीरे दुरुस्त हो रही हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं और ज्यादा मुकम्मल हो इसके लिए और ज्यादा तेजी से काम करना होगा कहीं ना कहीं। देखिए, सबसे पहले तेजी की तो यही लानी होगी कि इनको आज से या कल से जो है ये 7 बजे का टाइम हटा के 11 बजे तक कर्फ्यू कर दे। 11 से क्या आप लोग कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करने वाले हैं? कुछ आप लोग अपनी बातों को लेके जाएंगे? राइटिंग में दे रखा है, हमारी वेबिनार हुई है, मीटिंग हुई है, और क्या रहा है फिर? उन्होंने बोला कि हम इसको आगे सरकार तक पहुंचाएंगे बात को। अब सरकार की मीटिंग हो रही, सरकार तक बात पहुंचेगी या बात पता नहीं पहुंची या नहीं पहुंची, हमें नहीं पता, पहुंची होती तो अभी तक सुना हो जाती। मेरा इसमें यह मानना है मैम कि इसमें कोई रिव्यू कमेटी है क्या कि जो रोज रिव्यू करती हो कि भी आज कर्फ्यू से ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये लोग तकलीफ में आए, ये लोग तकलीफ में नहीं आए, ऐसी कोई रिव्यू कमेटी नहीं हो रही है। हजारों किसान धरने पे बैठे हैं, वहां कोरोना नहीं फैल रहा है, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। हजारों लोग रोज इलेक्शन में अभी हुए हैं राजस्थान में, उस भीड़ में रोज हैं, रोज फोटो आ रहे हैं, रोज मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं, सब मतलब कहीं ना कहीं कुलदीप जी जो आप कह रहे हैं उस बात का सार ये है कि जो लोग इन चीजों को मान रहे हैं कोरोना उनके लिए है, जो नहीं मान रहे उनके लिए कोरोना नहीं है। कहीं ना कहीं जो तस्वीर सामने आ रही है उससे ये, और होटल और रेस्टोरेंट सारे मैडम जो है ये अपने नॉर्म्स को फॉलो करते कोरोना के, टेबल डिस्टेंस पे हैं सारे, हम लोग सैनिटाइजेशन से लेके सब कुछ हमने भी लगातार ये चीजें दिखाई हैं। बिल्कुल गुरविंदर जी, कहीं ना कहीं तमाम गाइडलाइंस की पालना तो हो रही है, हमने ये देखा है कई रेस्टोरेंट, कई बड़े होटल्स हर तैयारी के साथ हैं, लेकिन वो तैयारी मुकम्मल ही कैसे हो जब लोग वहां तक पहुंच ही ना पाए? देखिए, जहां तक तैयारी की बात है, जब रेस्टोरेंट्स चालू करने थे तो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी इशू किया था जिसमें गाइडलाइंस दे रखी थी कि आप हर टेबल में इतना गैप रखेंगे, आप 50% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं करेंगे, जो आपके स्टाफ के लोग हैं सुबह जब आएंगे आप उनका टेम्परेचर चेक करेंगे, सैनिटाइजर्स प्रोवाइड करेंगे, जो आपके गेस्ट आ रहे हैं आप उनके भी टेम्परेचर चेक करेंगे, एंड हम लोग ये सारी चीजें फॉलो कर रहे थे। एंड आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि अगर मेरे रेस्टोरेंट में या हमारी किसी भी होटल में या रेस्टोरेंट में कहीं पे भी कोई कोरोना का केस आ जाता है तो सबसे पहले इफेक्ट जो होता है वो हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन अफेक्ट होती है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह ना हमारे गेस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम हो और ना ही हमारे स्टाफ को कोई प्रॉब्लम हो।
ठीक है। मदन जी, एक सवाल ये भी जहन में अक्सर आता है कि हमने देखा कोरोना काल में तमाम व्यवस्थाएं पटरी पर आई, चाहे वो चुनाव की हम बात करें या फिर बाजार की बात करें, व्यापार की बात करें, सब कुछ धीरे धीरे वापस लौट रहा है, लेकिन जो बात और जो रास्ते पर नहीं आ रहा वो टूरिज्म ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टूरिज्म नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कोई ना कोई तो थोड़ी बहुत कमी रही होगी, या तो इस इंडस्ट्री को बिल्कुल अलग थलग कर रखा है कि आपने और इंडस्ट्री को तो बहुत आगे समझ रखा है और इसको बिल्कुल पीछे कर रखा है। जबकि देखो, मैं सही कहता हूं कि कैलकुलेशन लगाए अगर सरकार और स्वविवेक से सोचे तो लाखों परिवारों को, करोड़ों परिवारों को आज रोजगार दे रहा है टूरिज्म कहीं ना कहीं। मैं कहता हूं जैसलमेर छोटा सा जिला है, कुछ नहीं है वहां पे, लेकिन अगर वहां पे जिस समय टूरिज्म रहता है, आप वहां के लोगों के चेहरे देखिए किस तरीके से वो खुश है। किसी के पास ऊंट है, किसी के पास कुछ भी है, उससे भी वो टूरिज्म से जुड़ के कमा रहा है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन वही है कि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संजय जी, कहीं ना कहीं ध्यान देने की कमी है और कहीं ना कहीं अब जरूरत इस बात की है कि इस और अब सीरियसली सोचा जाए, क्योंकि अगर अब नहीं सोचा गया तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। देखिए, मेरे हिसाब से हम सब ने डिस्कस कर लिया और हमने सरकार को जिम्मेदार बता दिया, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं अपने आप को मानता हूँ, हमारे समाज में लोग आज भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। जो मिनी बसेज हैं उनमें ठूस ठूस के लोग जा रहे हैं। कल किसी मॉन्यूमेंट का, किसी कहीं मंदिर का था, वहां लुक गए थे, 1 लाख लोग वहां पहुंच गए। तो सरकार तो अपनी तरफ से काफी कोशिश कर सकती है, लेकिन फिर भी जब तक आम जनता नहीं जुड़ेगी, जब तक उस चीज से कैसे आप वो फाइट कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में जनता की भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी सरकार से अपेक्षा करी जा सकती है। सरकार कर्फ्यू ना लगाए, हम ये करें वो करें, लेकिन जब हम ही उसको जिम्मेदारी से अगर नहीं निभाएंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अरविंद जी देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने चीजों में रियायत नहीं दी थी। हमने देखा था दीपावली के वक्त में तमाम चीजें खोल दी गई थी, सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने जिम्मेदारी नहीं बरती, लोगों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई। शायद यही वजह है कि कोरोना ने एक बार फिर पीक लिया और वापस तमाम व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये कदम उठाने पड़े सरकार को। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं संजय जी से बिल्कुल सहमत हूं। सरकार ने अपनी जगह पे कोशिश पूरी करी, सब चीज़ों को लोगों को होर्डिंग्स लगा के सब जगह पे इंफॉर्मेशन दी कि आप ये चीज़ करें, पर कई अनजान लोग, मतलब कुछ लोगों के कारण वो चीज का इफेक्ट वापस पड़ा और जिसका खमियाजा हम लोग सब भुगत रहे। बिल्कुल। कुलदीप जी, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कहां से एग्जाम्पल लेने की जरूरत है और किन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द यहां पर लाने की जरूरत है, ताकि जो इंडस्ट्री जो फिलहाल वेंटिलेटर पर हमें नजर आ रही है वो थोड़ा ऊपर आ जाए? देखिए, जो सबसे चर्चित अभी है वो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे का किया है। उसका एग्जाम्पल ले लें, हम रात को 11 बजे का हम लॉकडाउन को खुला रखें और उसके बाद कर्फ्यू लगा दें, सुबह 6 बजे तक लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी रात को जो आएगा वो खाना खाने ही आएगा। जब हमने कर रखा है कि शादी के टाइम पे आप कार्ड दिखा सके, ई कार्ड दिखा के और आप घर जा सकते हैं, उसी तरह से आप रेस्टोरेंट का बिल दिखा दीजिए, अगर पुलिस रोकती है कर्फ्यू के टाइम पे, दिखा के आप घर जा सकते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट कैन बी डन। गुरविंदर जी, क्या लगता है कि किन चीजों पर सबसे ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है? क्योंकि अगर देखिए, एक सवाल तो है, अगर रेस्टोरेंट, मतलब जो वक्त है कर्फ्यू का, उस वक्त में तो कोई रेस्टोरेंट फिर आएगा नहीं। 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद लोग एक्चुअली डिनर के लिए निकलते हैं, लेकिन उसी वक्त में अगर ये बंद हो जाएगा तो लोग आएंगे ही नहीं। तो क्या प्लान बी है जिसके सहारे इस इंडस्ट्री को थोड़ा ऊपर लेकर जाया जा सकता है? देखिए, जैसे कुलदीप जी ने बोला कि बॉम्बे की तरह यहाँ पे भी कर्फ्यू 11 बजे से अगर कर दिया जाए तो दैट विल हैव अ वेरी बिग इफेक्ट। अगर आप देखें, बॉम्बे, दिल्ली और बाकी मेट्रोपॉलिटन्स हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में लंच का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। तो अगर रात को जल्दी बंद कर भी दें तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जयपुर में अगर आप देखेंगे तो उससे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ लोग लंच टाइम पे बहुत कम बाहर निकलते हैं, ज्यादातर लोग डिनर टाइम पे निकलते हैं। और हमारी जैसे आदत है, आपने भी वही कहा कि डिनर के लिए हम लोग निकलना चाहते हैं शाम को 8 बजे 9 बजे। तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे और कर्फ्यू को 11 बजे तक कर दे तो इट विल मेक अ बिग इम्पैक्ट। मदन जी, क्या लगता है कि कुछ चीजें हैं, कई ऐसे सेक्टर हैं हमने देखा है जो दिवालियापन तक का शिकार हो गए, ऐसे में ये इंडस्ट्री अगर इस हालात में है तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिस पर वर्कआउट करके इस इंडस्ट्री को बहुत जल्द वापस बैक करके जो लाभ है उसमें नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम इस लेवल पर जरूर लाया जा सकता है कि लोग घरों में ना बैठे, जो अभी तक घरों में है कम से कम वो बाहर निकले, उनको भी कमाने का कुछ जरिया मिले। देखिए, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए मैं बताता हूं आपको कि जितने भी शोरूम है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं, उनके शोरूमों की ऐसी हालत है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पा रहे हैं।
आप सोचिए कि कर्मचारी की सैलरी की तो वो सोच ही नहीं सकते हैं, बिल ही नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके उनको किसी भी तरीके से अगर गवर्नमेंट रिलीफ करती है तो उनको बहुत बड़ा मिलेगा। इसी तरीके से गाइडों को कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दिया है, टैक्सी ड्राइवर्स को उनकी EMI जो है वो जा नहीं पा रही है प्रॉपर, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। वो मतलब गाड़ी घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे, कम से कम 6 से 7 EMI उनकी ड्यू हो गई। तो कहीं ना कहीं जाके एक सॉफ्ट पॉलिसी लाई जाए ताकि सब वापस इंडस्ट्री में जो हमारा चल रहा था, प्रॉपर तो नहीं हो पाएगा जल्दी से, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें चाल आ जाएगी। संजय जी, कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसको थोड़ा दुरुस्त करने के लिए अब सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे, जागरूकता भी जरूरी है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से ये तमाम व्यवस्थाएं दिखी हैं, इसमें सबसे ज्यादा कमी कहां पर नजर आती है? देखिए, मेरे हिसाब से सांप निकल गया, खाली पूंछ का आखिरी हिस्सा रहा है। थोड़ी सी अवेयरनेस सरकार करे, थोड़ा सा हम सहयोग करें, और वैक्सीन जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है। हमको अभी नहीं, लेकिन फरवरी मार्च बाद वापस पर्यटन में कुछ, मुझे लगता है कि पर्यटन वापस बाउंस बैक करेगा। उसके लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए, सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके। जैसे आपने कहा, गाइड का, होटल का, रेस्टोरेंट का, सब बिजनेस इस पर डिपेंड है। तो इतने दिन तक हमने उसको सहन किया, थोड़ा सा और सहन करें सब मिलके, इसको, इस व्याधि से, इस मुसीबत से जल्दी से बाउंस बैक हो, और मार्च अप्रैल बाद वापस पर्यटन लौटेगा। ये मेरी ऐसी अपनी गट। बिल्कुल। अरविंद जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि कुछ ना कुछ अब करना होगा और तमाम व्यवस्थाओं के लिए हमें भी अब कदम उठाने होंगे? बिल्कुल। मैं संजय जी से भी सहमत हूं और बाकी से भी सहमत हूं। अगर हमको टूरिज्म को बढ़ाना है तो हमको आसपास के जो देश हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका, इन्होंने भी अपनी फ्लाइटें चालू करनी शुरू कर दी। तो 31 तारीख से मैं ये चाहूंगा सरकार की इन देशों को चालू करे, ताकि जो लोग इतने टाइम से जो दबे पड़े हैं लोकल टूरिज्म को, इससे इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़े। बिल्कुल। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, कुलदीप जी और गुरविंदर जी के पास मैं आखिरी कमेंट के लिए जाऊंगी। कुलदीप जी, क्या लगता है जो सबसे बड़ा कदम हो वो जल्द से जल्द सरकार उठाए आप लोगों के लिए? सरकार को रियायत देनी चाहिए और सरकार को कर्फ्यू हटवाना चाहिए। ठीक है, गुरविंदर जी। देखिए, ऐसा है कि और जो कुछ भी करना है इमीडिएटली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे टूरिस्ट सीजन जो हमारा राजस्थान का होता है वो सितंबर अक्टूबर में चालू होता है और फरवरी मार्च में जाके खत्म हो जाता है। मई जून जुलाई जो है वो हमारा बहुत ही लीन पीरियड होता है, जहां बिजनेस बहुत ही कम होता है। इसके बाद फिर इंडियन टूरिस्ट आना चालू होता है। एंड इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में जो फॉरेन टूरिस्ट है वो अपना राजस्थान में कम होता जा रहा है। बिल्कुल। तो हमें उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, चाहे प्रमोट करें, चाहे बाहर एडवर्टाइजमेंट करें, चाहे फिल्म्स बनाएं, लेकिन टूरिस्ट को वापस किसी भी बुलाना तरीके से जो टूरिस्ट है वो वापस आए, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो आगे बढ़े। हम भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, होटल जरूर खाली है, टूरिस्ट स्पॉट जरूर सुनसान है, पावड़े नदारद है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि जल्द से जल्द ये इंडस्ट्री भी वापसी करेगी और जल्द से जल्द कोरोना काल ने जो इन पर मार की है उससे ये निकल आएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।